तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया है द गिवन वायर फ्रेम ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हैज अ रेजिस्टेंस आर। यानी कि जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, इस स्क्वायर की जो साइड है वो उसका रेजिस्टेंस आर के बराबर आपको दिया हुआ है। Then the equivalent resistance of the circuit between the point A and the B is equal to, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यदि आप A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, तो देखिए ध्यान से, यदि ये इमेजिनरी लाइन में बना देता हूं A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, तो इस लाइन के अबाउट देखिए, इस लाइन के अबाउट देखिए, इस लाइन के जो ऊपर का एरिया है और नीचे का जो एरिया है, लाइन के ऊपर का एरिया, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। उनके बीच में सिमेट्री कैसी है? फोल्डिंग टाइप की सिमेट्री है। यदि मैं ऊपर वाले पार्ट को, अपर हाफ को ऐसे में फोल्ड कर देता हूं, तो नीचे वाले पार्ट को ये सुपर इंपोज कर लेगा, यानी कि ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर कुछ पार्ट है और नीचे कुछ पार्ट है, और ऊपर वाला पार्ट को यदि फोल्ड कर देते हैं तो ये ओवरलैप कर लेता है नीचे वाले पार्ट को। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं। तो यदि किसी सर्किट में फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो यदि किसी सर्किट में फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, इन दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर होने वाला है। तो आप देखिए बेटा ध्यान से कि इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर लगा है और इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर लगा है वो दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए हैं। और सिमिलरली ये इसके साथ पैरेलल में है, 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 और ये इसके साथ पैरेलल में है, और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, और ये आपस में पैरेलल में हो जाने वाले हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हैं, आप इस वाले ऊपर वाले पार्ट को, अपर हाफ को लोअर हाफ पर फोल्ड कर दीजिए और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। और हम जानते हैं कि यदि R और R रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो इक्विवेलेंट कितना होगा? R/2 के बराबर। सो इसका और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। इसका और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। इसका और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। इसका R/2, 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 इसका R/2 और इसका R/2, सबका R/2 आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छी राइम बन गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसको हम सफेद पोतना स्टार्ट करते हैं, इसको व्हाइट वॉश कर देते हैं, ऐसे तो हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्किट बचा है, हमारे पास ये सर्किट बचा है, और इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो 2R रेजिस्टेंस है उनका। R/2 हो चुका है, सॉरी 2R नहीं, R/2 हो चुका है। तो ये भी R/2 का है, ये भी R/2 का है, ये भी R/2, 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 R/2। तो भाई ये R/2 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/2 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके पास? R और R पैरेलल में है तो कितना हो गया आपके पास? R/2। तो ये पूरा जो स्क्वायर है ये बेसिकली फिर से R/2 बन चुका है। सिमिलरली ये वाला स्क्वायर जो है ये भी R/2 के बराबर बन चुका है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा वो मिलेगा एक रेजिस्टेंस R/2, ये जो पूरा स्क्वायर है ये R/2 है, ये वाला जो स्क्वायर है ये भी R/2 है, और ये वाला जो रेजिस्टर है ये भी R/2 के बराबर है। तो भैया चार हमारे पास R/2 रेजिस्टेंस के रेजिस्टर हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास? R/2 इंटू 4, यानी कि R के बराबर आपको इक्विवेलेंट, सॉरी R क्या हो गया? R/2 इंटू 4 है तो 2R के बराबर इनका इक्विवेलेंट हमें मिल जाता है। तो आंसर वुड बी 2R। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है
यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं। और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेईई मेन 2022 के लिए। ये जेईई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो कम्पीट कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ें तो सवाल में दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द एडजेसेंट सर्किट इज इक्वल टू। तो इस सर्किट में आपको A और B के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है तो ये वाला पॉइंट भी A हुआ। अब ये पॉइंट A कैसे कह दिया सर आपने? इस पॉइंट को कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि A है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A होने वाला है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी A हो जाएगा, A हो जाएगा इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी A हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी A हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी A हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी A हो जाएगा। यदि यहाँ का पोटेंशियल मैं B मान लेता हूं तो यहाँ का पोटेंशियल B, यहाँ का पोटेंशियल B, यहाँ का पोटेंशियल B, यहाँ का पोटेंशियल B, यहाँ का पोटेंशियल B और यहाँ का पोटेंशियल B हो जाएगा। बात आई समझ में? क्योंकि प्लेन वायर है, कंडक्टर वायर है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने वाला है बिकॉज कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया है। तो भाई अब काम हो गया। देखिए ये वाला रजिस्टर A और B के बीच में कनेक्टेड है,
ये वाला रजिस्टर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला रजिस्टर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला रजिस्टर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब जितने भी रजिस्टर यहाँ पर लगे हैं वो सब के सब ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। इसका मतलब सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 रजिस्टर्स लगे हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है बेटा, r/n के बराबर, r/6 के बराबर। सो आंसर वुड बी r/6, r/6 वुड बी द आंसर। आगे चलते हैं, सवाल में दिया है द मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर स्टार्ट्स टू फ्लो। तो मोमेंटम निकालना है बेटा हमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स का इन 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर स्टार्ट्स टू फ्लो। मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा होता, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक सवाल और पूछता हूं। सेम सवाल होता, बस लास्ट वाली लाइन को हटा देते कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक, बस आपको ये वाला लाइन काट देते, इतना लाइन नहीं है, सिर्फ ये वाला लाइन है, तो आंसर क्या होता, आंसर होता 0 के बराबर। टोटल जो मोमेंटम है बेटा वो कितना आ जाता आपके पास, 0 के बराबर। बिकॉज जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है किसी वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं आयन से और पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से, तो नेट मोमेंटम उनका 0 के बराबर होता है। लेकिन जब करंट फ्लो किसी कंडक्टर में करवाते हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डेवलप होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं और उनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है इन एडिशन टू द रैंडम वेलोसिटी व्हाट दे हैव ऑलरेडी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। सो in the presence of electric field, the electron have that something called drift, due to which they drift inside the electron, inside the conductor, opposite to the direction of electric field. तो उस ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा। अब उसकी टोटल मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम वो क्या होगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें तो हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में नंबर डेंसिटी मान लेता हूं स्मॉल n के बराबर है, तो स्मॉल n लिखूंगा। नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लेता हूं, लेंथ l के बराबर मान लेता हूं। सो NaL हमें मिल जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो me से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टोटल मास पता चल गया। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो vd के बराबर है, तो यहाँ से vd से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये टोटल मोमेंटम हमें मिल गया। अब भैया vd नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे, बस मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो मैं एक फॉर्मूला और जानता हूँ कि करंट की जो वैल्यू है वो होती है NaE vd के बराबर। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूँ करंट अपॉन NaE। अब ये वैल्यू आप उठा के रख दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिलता है यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू NaL इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह I अपॉन NaE। तो Na से Na कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलता है L इंटू Me इंटू करंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल मोमेंटम हमें मिल जाता है। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आप रख सकते हैं, कितना आएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर लेंथ का वैल्यू आएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, करंट दिया है 1 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर द रीडिंग ऑफ द अमीटर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि एक आइडियल बैटरी है, और आपको अमीटर में करंट निकालना है, अमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो सिंपल है यार कि ये अमीटर जो है इसको आप एक बार के लिए हटा दीजिए और इस ब्रांच में करंट निकाल लीजिए। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट और 4 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू मिल जाती है 20 डिवाइड बाय 4 यानी कि 5 एम्पियर के बराबर। तो 5 एम्पियर के बराबर करंट यहाँ पर फ्लो होगा और वही इस अमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो आंसर वुड बी 5 एम्पियर, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। A shunt of resistance 1 by mth of the resistance of the galvanometer is used to convert it into an ammeter. The range of ammeter becomes। तो ये बेसिकली वही सवाल है जो मैंने अमीटर गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन बताया था आपको अमीटर में कैसे होता है। तो भाई मान लेता हूं कि गैल्वेनोमीटर है और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए Rg के बराबर है, इसमें करंट जाता है बेचारा Ig के बराबर, ये इसकी रेंज है Ig। अब हमें कुछ बदलाव करना है, एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है, एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है, जिस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके रेजिस्टेंस का 1 by mth टाइम है।
तो यहाँ पे मैंने शंट लगाया और जिसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है, Rg डिवाइडेड बाय M के बराबर है। तो नई रेंज बतानी है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी एज कंपेयर टू बिफोर। तो भाई यहाँ पे करंट कितना जाएगा, Ig के बराबर ही जाएगा। तो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा, I0 माइनस Ig, और I0 जो है हमारे पास नया मैक्सिमम करंट है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनको मैं जोड़ सकता हूं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा Ig इंटू Rg इज इक्वल टू I0 माइनस Ig इंटू Rg बाय M। तो यहाँ एक Rg से एक Rg कैंसिल आउट हो गया, M यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो Mig इज इक्वल टू I0 माइनस Ig। तो Ig यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपको मिल जाएगा Ig M+1, ये आ जाएगा आपके पास I0 के बराबर। तो इसका मतलब हमें रेंज मिल जाता है, नया रेंज जो है वो पुरानी रेंज के मुकाबले M+1 गुना है। सो M+1 टाइम्स पुराना रेंज, हमें आंसर मिल जाता है। सो आंसर वुड बी M+1 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm each are joined in the circuit as shown in the figure. The cell B has a EMF of 2 volt and internal resistance is negligible. The ammeter reading is equal to। तो हमारे पास एक बैटरी है यहाँ पर जिसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड यहाँ पर है और 4 ohm यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें करंट बताना है अमीटर के थ्रू कितना जाएगा। तो भाई ध्यान से देखिए, सर्किट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4 ohm और यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे अमीटर है, बट ये और ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 4 साथ में लगे हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना जाएगा आपके पास, 4/3 ओम के बराबर। सो 4/3 और 4 जो है आपस में सीरीज में लगे हैं, तो R इक्विवेलेंट हमें मिल जाता है 4 + 4/3 कितना आएगा आपके पास, 16/3। 16/3 R इक्विवेलेंट है। EMF कितना है, 2 वोल्ट के बराबर, तो यहाँ से करंट मिल जाता है 2/16/3, यू विल गेट 6/16, यानी कि 3/8 एम्पियर जो है हमें करंट की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। सो आंसर वुड बी 3/8। इसके बाद अगला सवाल है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शनल आर इन द रेशियो 3:1। अब क्रॉस सेक्शन 3:1 रेशियो में है, सेम मटेरियल से बने हैं, सेम लेंथ के हैं। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A के लिए। तो इन दोनों वायर्स के लिए मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दे आर जॉइंड इन सीरीज। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ohm। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू। तो भाई एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है R2। अब इनके एरियाज का रेशियो कितना है बेटा, A1/A2 जो है 3/1 है, तो इनका R2/R1 कितना हो जाएगा बेटा, 3/1 के बराबर, यानी कि R2 जो है वो 3 टाइम्स R1 के बराबर है। और हमें दिया हुआ है जो थिकर वाला है पार्ट, ये कितना है आपके पास, 10 ohm के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। तो थिकर वायर इज 10 ohm, थिकर वायर यानी कि थिकर, ये थिक है यानी ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, यानी कि R1 की वैल्यू 10 आपको दे रखी है, R1 की वैल्यू 10 दे रखी है। R2 जो है कितना है यहाँ से बेटा, R2 इज 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 30 ohm के बराबर। दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 30 + 10 40 ohm के बराबर। सो आंसर वुड बी 40, स्ट्रेट 40। इसके बाद आगे चलते हैं, सवाल में दिया है, यू आर गिवन 10 रेजिस्टर्स each of resistance 2 ohm. First they are connected to obtain minimum possible resistance, then they are connected to obtain maximum possible resistance. The ratio of maximum and minimum resistance is equals to। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम मिलेगा और उनको पैरेलल में जोड़ने पर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम मिलने वाला है। तो भाई हमारे पास कितने रेजिस्टेंस दिए हैं, 10 रेजिस्टर्स हैं, तो उनका मिनिमम रेजिस्टेंस होने वाला है R/N के बराबर। एक का है 2, टोटल नंबर कितने हैं 10, सो 0.2 ओम के बराबर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है किससे, जब हम उनको सीरीज में जोड़ देंगे। सो 10 × 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 20 ओम के बराबर। तो आपसे रेशियो पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम का, सो 20/0.2 आपसे पूछा गया है, तो आ जाएगा आपके पास 200/2, यानी कि 100 आपका आंसर आ जाता है, 100 वुड बी द आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, 2 रेजिस्टेंस R1 and 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। The thermal energies developed in R and 2R are in the ratio। देखिए जब हम इनको पैरेलल में लगाएंगे ना, जब इनको पैरेलल में लगाया जाएगा तो इसका मतलब है कि इनके अक्रॉस वोल्टेजेस आपस में बराबर हैं और हीट का फॉर्मूला हमें लगा सकता हूं V²/R। पावर पूछा है क्या, थर्मल एनर्जीज डेवलप्ड आर इन द रेशियो, तो V²R × T हमें हीट निकालना है दोनों ही केसेस में। तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, टाइम टेकन बराबर है, इसका मतलब हीट का जो रेशियो है
वो इन्वर्सली होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में। सो H1 बाय H2 हम लिख सकते हैं कितना होगा, R2 बाय R1 के बराबर, यानी कि 2R बाय R के बराबर, यानी कि 2:1 के बराबर। सो इनके हीट प्रोड्यूस का रेशियो 2:1 में होने वाला है, 2:1। आंसर नंबर डी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, इट इज कट इनटू 2 पार्ट्स एंड बोथ हाफ वैल्यूज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भैया ये 6 ओम है, इसको यदि काट दिया, इसका मतलब लेंथ को आधा कर दिया है, लेंथ को आधा कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी आधे आधे हो जाएंगे। इनको आप पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 ओम के बराबर आंसर आएगा, 3/2 ओम, 3/2 ओम। इसके बाद अ बैटरी हैज ईएमएफ 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। बैटरी का ईएमएफ है 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम के बराबर। द टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेज के बारे में आपसे इंक्वायर कर रहे हैं, is less than, equal to or greater than 15 volt if the current in the battery is negative to positive, positive to negative and zero current। देखिए जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इनके बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, यानी कि जिसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो होता है आपके पास 15 माइनस करंट इंटू 1 के बराबर होगा। जब बैटरी चार्ज होती है, तो टर्मिनल वोल्टेज होता है E प्लस आई आर के बराबर, यानी 15 प्लस आई इंटू 1 के बराबर। और जब बैटरी ना तो डिस्चार्ज हो रही है ना चार्ज हो रही है, यानी कि बैटरी से फ्लो होने वाला करंट 0 के बराबर है, यानी कि जब 0 करंट होता है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस करंट 0 हो जाएगा तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा 15 के बराबर। तो भैया बैटरी जो है उसमें लेस देन 15 वोल्ट होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज। तो लेस देन 15 वोल्टेज कब हो सकता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो। बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, बैटरी के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने पर हमें लेस देन 15 वोल्ट करंट मिलेगा और इक्वल टू मिलेगा हमें 0 करंट में, और ग्रेटर देन 15 वोल्ट हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, यानी कि जब इस साइड से करंट घुसेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव करंट घुस रहा होगा। तो ग्रेटर देन 15 जब मिल सकता है जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा हो। तो ऐसे आप ऑप्शन मैच करवा सकते हैं, जो भी आएगा वही आंसर होगा। समझ में आई बात कि जब बैटरी चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ से ज़्यादा होता है, बिकॉज टर्मिनल वोल्टेज उस समय E प्लस आई आर आता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज होने पर बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो E माइनस आई आर होता है, यानी E माइनस आई आर इज ऑब्वियसली लेस देन E, बिकॉज E में से कुछ अमाउंट माइनस हो रहा है। जब बैटरी में से करंट 0 है तो E के बराबर उसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आता है, तो जो इक्वल टू ईएमएफ के बराबर आ जाए। सवाल में दिया है इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ अमीटर इज 1 एम्पियर, रीडिंग ऑफ अमीटर इज 1 एम्पियर इफ ईच ऑफ द 4 ओम रेजिस्टर is replaced by 2 ohm resistor, then reading of the meter will become nearly equal to। तो कितना रीडिंग हो जाएगा मीटर का, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से आप इसे देखिए कि इस अमीटर का क्या कुछ रेजिस्टेंस है या नहीं, ये हमें जानना है। रेजिस्टेंस अमीटर का है या नहीं ये हमें जानना है, तभी सवाल पूछा होगा यार, नहीं तो इतना आसान सवाल तो नहीं पूछेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, मान लेता हूं, हो सकता है 0 के बराबर आ जाए, हो सकता है नॉन 0 के बराबर हो। 15 15 15 इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15/3, यानी कि 5 ओम के बराबर। 4 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास 2 ओम के बराबर। तो 5 और 2 7 और 2 9 और आपके पास R, सो 9 प्लस R, 9 प्लस R जो है बेटा 9 प्लस कैपिटल R, ये टोटल रेजिस्टेंस है। और इस टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल ईएमएफ से 10 वोल्ट से, तो हमें अमीटर की रीडिंग पता चल जाती है, यानी अमीटर से पास होने वाला करंट पता चल जाता है, विच इज 1 एम्पियर के बराबर। तो यहां से R की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है आपके पास 1 ओम के बराबर, यानी कि अमीटर का रेजिस्टेंस था, अमीटर का रेजिस्टेंस है। तो भैया जब 4 ओम रेजिस्टर को रिप्लेस करके हम 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं तो अमीटर का रीडिंग कितना आएगा। तो भाई इनको 2 और 2 कर दिया तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास 1 ओम के बराबर। इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम के बराबर है, तो टोटल कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 + 1 6 + 2 8 एंड 1 9।
तो हमारा इक्विवेलेंट अब की बार हो जाएगा 9 ओम के बराबर। तो यहाँ से हम करंट इन द सर्किट या करंट इन द मीटर हम बता सकते हैं टोटल EMF 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 9। सो 10/9 हमारे पास आंसर हो जाता है। तो 1.11 के आसपास हमारा आंसर होगा, 1.11, ऑप्शन नंबर ए।